प्राचीन काल में नीलगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजकुमार का नाम रुद्र था। राजकुमार रुद्र को शिकार का नहीं, बल्कि चित्रकला यानी पेंटिंग का बहुत शौक था। वो घंटों प्रकृति के बीच बैठकर सुंदर चित्र बनाया करते थे। उनके बचपन का एक मित्र था, भास्कर, जो मंत्री का बेटा था। जहां रुद्र भावुक और कलाकार थे, वहीं भास्कर बहुत ही चतुर, व्यावहारिक और हाजिर जवाब था। एक दिन दोनों मित्र जंगल में एक पुराने मंदिर के खंडहरों के पास घूम रहे थे। तभी अचानक आंधी आई। आंधी रुकने के बाद राजकुमार रुद्र को झाड़ियों में एक कैनवस का टुकड़ा मिला। ये किसी के द्वारा बनाया गया एक अधूरा चित्र था। उस चित्र में केवल 2 सुंदर आंखें बनी थीं, जो इतनी जीवंत थीं कि मानो अभी बोल पड़ेंगी। उन आंखों को देखकर राजकुमार रुद्र सम्मोहित हो गए। उन्हें लगा कि जिस कलाकार की ये आंखें हैं या जिसने इन्हें बनाया है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। राजकुमार उन आंखों के ख्यालों में खो गए। वे महल लौटे, लेकिन न उन्हें खाना अच्छा लगता, न सोना। वे दिन रात उस अधूरी तस्वीर को पूरा करने की कोशिश करते, पर उन आंखों जैसा चेहरा बना ही नहीं पाते। उनकी हालत बिगड़ती देख राजा और रानी परेशान हो गए। अंत में चतुर मित्र भास्कर ने राजकुमार से पूछा, मित्र, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? राजकुमार ने वो अधूरी तस्वीर दिखाई और कहा, मैं इस आंखों वाली युवती से मिले बिना नहीं रह सकता। मुझे बस ये पता लगाना है कि ये कौन है। भास्कर ने चित्र को ध्यान से देखा। उसने देखा कि चित्र के कोने में एक विशेष प्रकार के नीले फूल का चिन्ह बना है, जो केवल रत्नपुर राज्य की घाटी में खिलता है। भास्कर ने कहा, मित्र, चिंता मत करो, मैं इस रहस्य को सुलझा लूंगा। भास्कर ने एक रंग और कूची बेचने वाले व्यापारी का भेष बनाया और रत्नपुर के लिए निकल पड़ा। वो रत्नपुर की गलियों में घूम घूम कर आवाज लगाता, अनोखे रंग ले लो, जादुई कूची ले लो, ऐसे रंग जो सपनों को सच कर दें। उसकी बातें सुनकर रत्नपुर की कई स्त्रियां उसके पास आईं। एक दिन राजमहल की एक दासी आई। भास्कर ने उससे बातों बातों में उस नीले फूल के चिन्ह वाली चित्रकारी के बारे में पूछा। दासी ने बताया, ये चिन्ह तो हमारी राजकुमारी मृणालिनी का है। वो बहुत ही अद्भुत चित्रकार हैं, लेकिन वो अपनी तस्वीरें कभी पूरी नहीं करती। वे कहती हैं कि जो व्यक्ति उनकी अधूरी तस्वीर को समझ लेगा, वही उनका जीवन साथी होगा। भास्कर खुश हो गया। वो तुरंत नीलगढ़ लौटा और राजकुमार को सारी बात बताई। राजकुमार की जान में जान आई। राजा ने तुरंत रत्नपुर के राजा के पास अपने बेटे रुद्र का विवाह प्रस्ताव भेजा। रत्नपुर के राजा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन राजकुमारी मृणालिनी ने एक संदेश भिजवाया, मैं केवल उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जो न केवल कला का प्रेमी हो, बल्कि बुद्धिमान भी हो। मैं राजकुमार से 3 सवाल पूछूंगी। अगर उन्होंने सही जवाब दिया, तभी ये विवाह होगा। राजकुमार रुद्र घबरा गए। वे बोले, भास्कर, मैं तो सिर्फ एक कलाकार हूं। पहेलियां बुझाना मेरा काम नहीं। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? भास्कर ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, मित्र, जब तक मैं हूं, तुम हारोगे नहीं। तुम बस एक दिन का समय मांगना, जवाब मैं ढूंढ लूंगा। बारात रत्नपुर पहुंची। अगले दिन दरबार सजा। एक तरफ राजकुमारी मृणालिनी पर्दे के पीछे बैठी थीं और दूसरी तरफ राजकुमार रुद्र और भास्कर। पहली शर्त। राजकुमारी ने पूछा, राजकुमार, मेरे पास एक ऐसा घोड़ा लाइए जो बिना पैरों के चलता है, बिना पंखों के उड़ता है और जिसके पास न शरीर है न परछाई। दरबारी हैरान रह गए। राजकुमार रुद्र के पसीने छूट गए। उन्होंने भास्कर की ओर देखा। भास्कर ने इशारे से समय मांगने को कहा। दरबार अगले दिन के लिए स्थगित हो गया। रात को भास्कर ने राजकुमार को समझाया। अगले दिन राजकुमार दरबार में एक बांसुरी लेकर गए और उसे बजाया। फिर बोले, राजकुमारी जी, ये संगीत, स्वर ही वो घोड़ा है। ये बिना पैरों के दुनिया भर में चलता है, बिना पंखों के हवा में उड़ता है और इसका न कोई शरीर है न परछाई। सबने तालियां बजाईं। उत्तर सही था। दूसरी शर्त। राजकुमारी ने दूसरी पहेली पूछी, राजकुमार, इस दरबार के बीच में रखा ये बड़ा पत्थर देखिए। आपको इस पत्थर को बिना तोड़े, बिना काटे और बिना रंगे गायब करना है। कैसे करेंगे? राजकुमार फिर घबरा गए। उन्हें फिर एक दिन का समय मिला। रात को भास्कर ने राजकुमार के कान में उपाय बताया। अगले दिन राजकुमार ने आदेश दिया कि पत्थर के ठीक सामने एक बड़ा गड्ढा खोदा जाए। जब गड्ढा खुद गया तो उन्होंने पत्थर को उस गड्ढे में धकेल दिया
और ऊपर से मिट्टी डालकर जमीन समतल कर दी। राजकुमार बोले, लीजिए राजकुमारी जी। पत्थर बिना तोड़े बिना काटे गायब हो गया, यानी जमीन के अंदर। दरबार फिर से वाह वाह कर उठा। तीसरी और अंतिम शर्त। राजकुमारी ने एक कांच का पारदर्शी जार मंगवाया जिसका मुंह बहुत संकरा यानी छोटा था। उसके अंदर एक बड़ा सा साबुत ऐस रखा हुआ था। राजकुमारी बोली, राजकुमार, आपको इस ऐस को जार से बाहर निकालना है, लेकिन शर्त यह है कि न तो जार फूटना चाहिए और न ही ऐस कटना चाहिए। ये देखकर सबकी बुद्धि चकरा गई। ऐस जार के मुंह से बड़ा था तो वो अंदर गया कैसे और बाहर कैसे आएगा। राजकुमार रुद्र हताश हो गए। उन्हें लगा अब तो हार पक्की है। उन्हें फिर एक दिन का समय मिला। रात को राजकुमार रोने लगे, भास्कर, अब क्या होगा? भास्कर मुस्कुराया और बोला, मित्र, ये बुद्धि का नहीं, धैर्य का खेल है। दरअसल वो ऐस जार के अंदर ही बड़ा हुआ है। जब वो बहुत छोटा था तब उसे डाली सहित जार में डाल दिया गया था। अब उसे बाहर निकालने का एक ही तरीका है। उसने राजकुमार को तरीका बताया। अगले दिन दरबार में राजकुमार आए। उन्होंने जार को हाथ में लिया और कहा, राजकुमारी जी, इस ऐस को बाहर निकालने के लिए हमें इसे सूखने देना होगा। कुछ दिनों में ये सूख कर सिकुड़ जाएगा और छोटा हो जाएगा, तब ये आसानी से बाहर आ जाएगा। राजकुमारी मृणालिनी इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुईं। उन्होंने अपनी हार मान ली और विवाह के लिए हाँ कर दी। धूमधाम से विवाह हुआ। राजकुमार रुद्र और राजकुमारी मृणालिनी नीलगढ़ वापस आ गए। दोनों का जीवन खुशहाल था। लेकिन राजकुमार के मन में एक बोझ था, झूठ का बोझ। एक शाम राजकुमार रुद्र और भास्कर महल के बगीचे में टहल रहे थे। राजकुमार ने कहा, भास्कर, अगर तुम न होते तो मुझे मृणालिनी कभी नहीं मिलती। मेरी कला ने मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ने मुझे मंजिल तक पहुंचाया। उन पहेलियों का उत्तर देना मेरे बस की बात नहीं थी। संयोग से राजकुमारी मृणालिनी वहीं पास में फूलों को पानी दे रही थीं। उन्होंने ये बात सुन ली। उन्हें गहरा धक्का लगा। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने सोचा कि मैंने एक बुद्धिमान व्यक्ति को चुना था, लेकिन मेरे पति ने तो दूसरे की बुद्धि उधार ली है। मृणालिनी ने रुद्र से बात करना बंद कर दिया। महल में सन्नाटा छा गया। जब रुद्र ने कारण पूछा तो मृणालिनी ने कहा, रिश्तों की शुरुआत झूठ से नहीं होनी चाहिए। आपने मुझसे अपनी कमजोरी छिपाई। अगर आप कह देते कि आपको उत्तर नहीं आता तो शायद मैं आपकी ईमानदारी पर फिदा हो जाती, लेकिन आपने स्वांग रचा। रुद्र को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वे राजा के पास नहीं गए, न ही कोई बहाना बनाया। अगले दिन भरे दरबार में, जहां सभी मंत्री और राजा बैठे थे, राजकुमार रुद्र आगे आए। उन्होंने सबके सामने अपना सिर झुकाया और कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि विवाह की तीनों शर्तें मैंने अपने मित्र भास्कर की सहायता से जीती थीं। मैं केवल एक कलाकार हूं, ज्ञानी नहीं। मैंने ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं राजकुमारी को खोना नहीं चाहता था। मैं अपने किए के लिए लज्जित हूं और किसी भी दंड के लिए तैयार हूं। पूरा दरबार शांत हो गया। राजकुमारी मृणालिनी अपने आसन से उठीं। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि सम्मान था। वो रुद्र के पास आईं और बोलीं, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है राजकुमार, लेकिन भरी सभा में अपनी गलती स्वीकार करने के लिए बुद्धि से ज्यादा साहस की आवश्यकता होती है। आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप सच्चे हैं। मुझे अब आपकी बुद्धि की नहीं बल्कि आपकी सच्चाई की कद्र है। राजकुमारी ने राजकुमार को माफ कर दिया। भास्कर को भी उसकी वफादारी और बुद्धिमत्ता के लिए राज्य का मुख्य सलाहकार बनाया गया। इसके बाद राजकुमार रुद्र और मृणालिनी ने हमेशा एक दूसरे से सच बोलने का वचन दिया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। बुद्धि आपको जीत दिला सकती है, लेकिन ईमानदारी आपको सम्मान दिलाती है। सच्चा रिश्ता भरोसे और पारदर्शिता पर ही टिकता है।